उनके पास नियमित उपचार चल रहा था डिलीवरी प्रसव के विषय में। 24 नवंबर को इनको कहा गया डॉक्टर सुरभि महोदय के द्वारा कि आप जो है आज एडमिट हो जाइए, आज आपका हम प्रसव करवा देते हैं। पूरा उपचार नियमित रूप से सारी दवाइयाँ, सारे जितने भी फॉलोअप थे उनके द्वारा ही लिए गए थे, उनके ही डायरेक्शंस में सारी चीज़ें हुई थी। और उसके बाद जो है 24 नवंबर को उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर एडमिट हो जाइए, आज हम आपका प्रसव कराएंगे। एडमिट कराने के बाद अतुल यदु जो कि इनके पति हैं, उनके द्वारा जब एडमिट कराया गया, उसके बाद जो है वो एडमिट कराने तक तो रुकी, मगर एडमिट कराने के बाद ही जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया हॉस्पिटल में, वो अपने पार्टी में चली गई, ऐसा बताया। इसके स्थान पर उनका छोटा भाई सौरभ महोदय, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, पीडियाट्रिशियन है, ऐसा बताया जाता है, उसके द्वारा ये कराया गया, जो कि बिल्कुल भी नियम के विरुद्ध है। और इसी कारण से जब इनकी डिलीवरी हुई, लेखा यदु की जब डिलीवरी हुई तो इनका बहुत अधिक रक्तस्राव हो गया। बच्चे को निकालते ही न माँ को दिखाया गया, न पिता को दिखाया गया, न उपस्थित परिजनों को दिखाया गया, न छू पाई, न देख पाई, न परिजनों ने देख पाई ठीक से। उसके बाद सुबह 24 नवंबर की रात बीती, 3 बजे वो मैडम आई हैं और बोली कि सब कंट्रोल में है, सब कंट्रोल में। अंत तक वो झूठ ही बोलती रही। एक रूम में लेखा यदु को रख दिया गया। इस प्रकार की डिलीवरी के बाद जो रक्तस्राव रुक नहीं रहा, इसके लिए आप कुछ करिए, इसको देखिए। तब उन्होंने कहा कि ऐसा तो होता है, ये तो बहुत सामान्य सी बात। और जब बहुत ज्यादा हम लोगों ने प्रेशराइज किया कि नहीं वो नहीं बचेगी, इतना ब्लड अगर फ्लो होते रहेगा तो बच नहीं पाएगी, आप देखिए थोड़ा, तब वो आनंद फानंद में आकर के उन्होंने कहा कि अच्छा आप एक काम, इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर था उनका, आप एक काम करो 10 प्लाज्मा ले आओ, आप एफबीपी ले आओ, आप 15 होल ब्लड ले आओ। मतलब सबकी रसीदें हमारे पास और सारे साक्ष्य हमारे पास हैं जो हम प्रस्तुत करेंगे, आपके माध्यम से सारी चीजें सामने आएंगी। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही ज्यादा एक व्यक्ति का पूरा जीवन चला गया। पहली शादी, पहला साल था, पहला पुत्र था, वो पुत्र नहीं रहा इस दुनिया में, उसको बाल गोपाल रिफर कर दिया गया अगले दिन सुबह एक नाटकीय ढंग से। उनकी भी सांठगांठ कहीं ना कहीं इसमें लगती है, क्योंकि यहाँ आए वहाँ के डॉक्टर बाल गोपाल थे और बच्चे को उठा करके ले गए। और डॉक्टर और मरीज का रिश्ता ऐसा होता है, ऐसा कृत्य हमारे साथ हुआ ऐसी बात नहीं, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। बस यही अंतर है कि वो लोग सामने नहीं आ पाते, क्योंकि वो भाग्य के भरोसे हम नहीं छोड़ पाएंगे, मगर इस चीज को भाग्य के भरोसे हम इसमें न्याय चाहते हैं और आप लोगों का सहयोग चाहते हैं। बाल गोपाल को जब बच्चे को रिफर किया गया, उसी को थोड़ा सा कल्पना करके देखिए, एक तरफ जो माता है, बच्चे की माता है, वो रामकृष्ण में जद्दोजहद कर रहे हैं हम लोग एडमिट कराने के लिए कि वो बच जाए, और एक तरफ बाल गोपाल में आधे परिवार वाले बच्चे के लिए पीड़ित है, परेशान है, चिंतित है कि वो बच्चा बच्चा है। दोनों तरफ हमारे परिवार वाले पूरे परेशान। इतना दुर्दिन जो हमने देखा वो किसी दुश्मन को भी ईश्वर न दिया, सब चिकित्सकों से। तो ये हर किसी के लिए है कि भाई ये समस्या हमारे साथ जो आई है, ये जो हमने देखा है, ये जो कष्ट हमने सहा है, आज दूसरे पुत्र का होने का भी, दूसरे बच्चे के आने का भी कोई चांस इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि उनका बच्चादानी निकाल के इनकी जान को बचाया गया। रामकृष्ण जब इनको ले जाया गया तो इतना ब्लड बह चुका था कि इनका यूट्रस रिमूव करना पड़ा, वही एकमात्र रास्ता बचा था इनकी जान को बचाने। तो यूट्रस रिमूव करके वहाँ के डॉक्टरों ने बहुत मुश्किल से इनकी जान को बचाया और काफी कष्ट के साथ फिर ये अभी यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुई। और मैं इसमें आप लोगों का सहयोग इस प्रकार किया गया आज के समय पे, ऐसे अस्पतालों पर ऐसे चिकित्सकों की डिग्रियों की जांच, उनके हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए, उनका निलंबन होना चाहिए उनको तत्काल प्रभाव से, ताकि अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार की चीजों का सामना न करना पड़े। आप मुझे बताइए, क्या किसी आम आदमी की बूते की बात है कि वो 56 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करते? राजनांदगांव शहर में प्लेटलेट्स अवेलेबल नहीं है भाई साहब उतना। आप बिलासा और ये राजनांदगांव ब्लड बैंक की बात करें तो प्लेटलेट्स उतनी मात्रा में नहीं है कि आप किसी मरीज के लिए उपलब्ध तत्काल प्रभाव से कर पाए। एक प्रोसीजर से होकर ये सारी चीज़ों को हमने फेस किया है, सामना किया है। उसके बाद उनका रवैया ऐसा है कि वो कह रही थी कि इनको डिस्चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं अभी भी इनको यहाँ रख सकती हूँ। मतलब आप रिस्क पे रिस्क लिए जा रहे हैं, मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि अभी भी इसको ले जाने की आवश्यकता नहीं, मैं अपने पास रखूँगा। हमने रामकृष्ण जब लेकर गए तब जाकर के कहीं इनका जान सुरक्षित हो पाए। आप अस्पताल में आप कब भर्ती? 14 नवंबर को, 24 नवंबर का ये गली रात को ही हुआ था। मेरे को कोई भी पेन नहीं था, मेरे को ना जेल लगाया गया, कृत्रिम वाला जो पेन होता है ना, आर्टिफिशियल पेन, वो लगाया गया और एडमिट कराया गया। वो बोली कि मैं हूँ, और जब मैं पूछी वहाँ पे तो बोली कि मैडम नहीं है, मैडम आ रही। इसके टाइम पूरा हो गया जी, टाइम पूरा हो गया जी, उनके कहने पे ही मैं एडमिट नहीं हुआ। सुरभि तो गायनेकोलॉजिस्ट है, जो सौरभ पीडियाट्रिशियन है, कथित रूप से पीडियाट्रिशियन है, वो
और वो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, जबकि एक डिलीवरी में गायनेकोलॉजिस्ट की अनिवार्य है कि उसको होना वहाँ पर आवश्यक है। किसी भी अन्य डॉक्टर को अल्टरनेटिवली वो चाहते तो वैकल्पिक रूप से वहाँ उपस्थित करवा सकते, वो भी उन्होंने नहीं। काउंसिल छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल, भारतीय मेडिकल काउंसिल को भी हमने शिकायत की है इस पर कि लाइसेंस उनका रद्द हो, और उसकी कॉपी मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको। तो आधिकारिक रूप से लिख करना दे कि आपके साथ गलत हुआ, क्योंकि टेक्निकल विषय है, तो तब तक वो लोग एफआईआर नहीं कर सकते। ये जटिलता है इसमें। जीरो में तो नहीं हुआ है सर, ये नहीं हुआ। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, ये हमारे साथ नहीं हुआ। उन्होंने जीरो में भी एफआईआर नहीं लिखी है। इस बात का भी हमें दुख है, इस बात से भी हम पीड़ित हैं। जी है ना, तो आप तो कर सकते हैं ना। हाँ, अभी भी वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा सहयोग हमें नहीं मिल रहा है अभी भी। ऐसा कोई, हम बार कल भी हम गए थे, एसपी साहब तो कल उपस्थित नहीं थे, तो लखन पटले साहब से फोन पर बात हुई तो उन्होंने विषय बोला कि भेज दीजिए, मैं बात करता हूँ। इस प्रकार से बात हुई। परेशानी यही है कि जो दिनांक 24 नवंबर को सुरभि मोहबे के कहने पर जो रेगुलर नियमित रूप से चिकित्सा कर रही थी प्रसव से संबंधित लेखा यदु का, उनको जब भर्ती कराया गया 24 नवंबर को और देर रात डिलीवरी हुई जब 11:30-12 बजे के आसपास, तो उस समय सुरभि मोहबे जिनकी भरोसे पर एडमिट किया गया था प्रसव के लिए, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं थी। और जो है नर्सों के भरोसे में सौरभ मोहबे बीच बीच में आके चेक कर रहे थे, और उनके जो भाई हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हैं, जबकि पीडियाट्रिशियन कथित रूप से हैं वो। तो गायनेकोलॉजिस्ट उपलब्ध करवाया जाना चाहिए था यदि वो नहीं आ पा रही थी, और अगर वो नहीं आ पा रही थी तो उनको ट्रेन इंड्यूस नहीं करना था कृत्रिम रूप से। ये सारा विषय होने के बाद जब पीड़िता का डिलीवरी हो गया तो बच्चे को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया बिना यह बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में पूछने पर लंग्स खराब है कह दिया गया। उसके बाद अगले दिन हाथ खड़े कर दिए गए, बोले कि बाल गोपाल आप रायपुर उसको रिफर कर लीजिए, वहाँ से हम एम्बुलेंस बुला लेते हैं। और यहाँ पे पीड़िता को डिलीवरी के बाद जो है एक रूम में छोड़ दिया गया जहाँ वो खून से लथपथ थी, क्योंकि उसका रक्तस्राव रुक नहीं रहा था। ऐसा कृत्य होता है क्या किसी हॉस्पिटल प्रबंधन का कि आपके पास बैकअप में ब्लड भी नहीं है? और उस दिन 56 यूनिट ब्लड की व्यवस्था परिजनों के द्वारा की गई है, सभी के द्वारा। इवन बिलाई से भी ब्लड प्लेटलेट मंगाया गया, तब जा करके उनको किसी प्रकार से रामकृष्ण ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम एडमिट नहीं ले सकते। बहुत ज़्यादा अनुनय विनय करके वहाँ पर जब एडमिट कराया गया तो एकमात्र रास्ता जीवन बचाने का यह था पीड़िता का, प्रसूता का, कि उनका यूट्रस निकाला जाए। तो वो यूट्रस निकालने की जो कवायद हुई, उसके बाद उनकी आज यहाँ पर जान बच पाई है। और एक बच्चा जो उनका है वो आज इस दुनिया में नहीं है, जो नवजात शिशु जिसको उन्होंने देखा भी नहीं, गोद में उठाया नहीं है, जिसके लिए वो 9 महीना प्रतीक्षा की, उसको देखा भी नहीं। इतना मानवीय कृत्य जो हुआ है, यह इस कृत्य के लिए जितनी बड़ी सज़ा दी जाए वो कम है। चाहे आप लाइसेंस रद्द करने की बात करें तो वह भी होना चाहिए, डिग्री कैंसिल होनी चाहिए, उनको न्यायिक जो धाराएं हैं, कठोर न्यायिक धाराएं हैं, उनके अधीन में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई, ताकि दूसरों को सनद रहे कि ये उद्योग नहीं है, ये कमाई करने का एक जरिया नहीं है, एक सेवा का प्रकल्प है। इस प्रकार की भावना डॉक्टर के मन में आनी चाहिए। और जो गली गली पे जो डॉक्टर और हॉस्पिटल और क्लिनिक जिस प्रकार से संचालित हो रहे हैं, यह बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह के घेरे में आता है। इस पर बहुत बड़ी एक कार्रवाई करी जानी चाहिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है तो वो कठोर धाराओं के अधीन उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन वहीं पर जब एक व्हाइट कॉलर क्राइम एक डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, अपने मरीज पर जो उस पर विश्वास करके आता है उस पर की जाती है, तो इतनी लंबी प्रणाली, इतनी लंबी पेचीदा व्यवस्था है कि ना जीरो एफआईआर लिखी जा रही है, ना उसकी रिपोर्ट आती है तो उस पर वो स्टे मांग रहे हैं और अपने बहानेबाजी कर रहे हैं, उसमें घालमेल की बहुत सारी संभावनाएं आ रही हैं। तो मैं इस सारी चीज़ों से दुखी होकर के आज हम लोग यहाँ पर प्रेस क्लब में आए हैं। आप लोगों से क्या चौथे स्तंभ के माध्यम से हमको न्याय की उम्मीद है, आप लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित है। आप इस बात को जनमानस में पहुँचाएँ, जन जागृति आए कि कैसे इस प्रकार के डॉक्टर जो हैं अपना खेल खेल रहे हैं और एक माफिया और एक सिंडिकेट की भांति आचरण कर रहे हैं, न कि एक सेवा प्रकल्प के अधीन। पूरे मामले की शिकायत सभी जगहों पर शिकायत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य सचिव, IM इंडियन मेडिकल काउंसिल में छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल संचालक रजिस्ट्रार, सभी जगह पर SP महोदय, जिलाधीश महोदय, CMHO, थाना प्रभारी महोदय, हर स्तर पे हमने शिकायत की है। स्वास्थ्य विभाग में जांच भी हुई थी, उसके बाद अस्पताल ने जो समय मांगा था और कलेक्टर ने स्टे भी दी थी, इसको लेकर क्या? ये बिल्कुल एक तरह का प्रश्न चिन्ह है। पर्याप्त 2 माह का पर्याप्त समय उनको दिया गया। इवन यह बताया गया कि कुमुद मोहबे, सौरभ मोहबे मिलते नहीं थे। जो जांच टीम डॉक्टर द्वारा गठित थी CMHO द्वारा, उस टीम से वो मिलते नहीं थे। और उसके बाद अचानक जब रिपोर्ट उनके खिलाफ में बनकर आती कि भाई ये तो सहयोग कर नहीं रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट जब बनकर आती है तो वो चले जाते हैं कलेक्टर महोदय की शरण में और एक आवेदन देते हैं और कहते हैं कि भैया हमें एक समय दे दीजिए, हम भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो जब आप पक्ष रखना था तो आप पहले क्या करते? चलिए ठीक है, आपने पक्ष भी रखने का समय मांगा है, आज उस माह को 1.5 माह से ऊपर हो रहा है, उस आदेश को निकले आज माह भर से 1.5 माह से ऊपर हो रहा है, तो अभी तक क्या आप जवाब ही बना रहे हैं कि आप अपने बचने का रास्ता खोज रहे हैं? इस संबंध में आपने कलेक्टर से मुलाकात की, उनका क्या जवाब आया है? कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि उनको बोलने का अवसर दिया जाता है, न्याय हित में वो दिया जा रहा है। तो 1 माह 1.5 माह से ऊपर न्याय हित में अगर उनको अवसर दिया जा रहा है तो जो हमें न्याय मिलने में देरी हो रही है, क्या यह अन्याय नहीं है? उनको अपना जवाब त्वरित देना चाहिए, एक नियत समय में देना चाहिए। अब जो वो देरी कर रहे हैं, वो क्या अपना हॉस्पिटल एक दिन और चला लें, 1 दिन और चला लें, इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं क्या?
और जो गांव गरीब से आते हैं, जो मजदूर किसान आते हैं, जिनको कार्ड के लालच में यहाँ की हमारा इलाज हो जाएगा, अच्छी सुविधा मिल जाएगी, ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे है नहीं। ब्लड की व्यवस्था अगर पूरे राजनांदगांव शहर की हम बात करें तो जो समाज सेवी संगठन है जो ब्लड की व्यवस्था करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उस दिन रात के 2 बजे से सुबह 9 बजे 10-11 बजे तक के ब्लड की लगातार आपूर्ति करना बहुत कठिन कार्य था। और यहाँ जब वो हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना चाहिए। आप देखिए पहले मरीज का ब्लड ग्रुप क्या है, उसको रक्त स्त्राव होते स्थिति में नहीं छोड़ा जाता है भाई, कि आप उसको रक्त स्त्राव की स्थिति में एक कमरे में छोड़ दिए हैं, अब उसकी सीधा मृत्यु होगी तब आप आएंगे बोलेंगे हम नहीं बचा सके। इस प्रकार से इनका कृत्य था। वो तो ईश्वर की कृपा थी, अपने न्याय मांगने के लिए आज आप सबके समक्ष बैठी हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग सहयोग करें और इस विषय को जनमानस तक ले जाएं। आपका नाम? मेघराज यादव। कि जब मैं उनके पास रेगुलर चेकअप के लिए गई थी तो उनके भरोसे पे कि उन्होंने मुझे कहा कि आप एडमिट हो जाइए, उनके भरोसे ही मैं वहाँ पे एडमिट हुई थी। क्योंकि मेरे को तो ऐसा पेन नहीं हो रहा था। वो मुझे कहती कि कल आ जाना, कल एडमिट होना, तो मैं कल भी आ सकती थी। उनके कहने पे मैं वहाँ एडमिट हुई। वो मुझे आर्टिफिशियल पेन देके अपना पार्टी में चली गई, मुझे उस हालत में छोड़ के। रात को जब पेन हुआ तो नर्सों के द्वारा मुझे ले जाया गया। मेरे पूछने पर सुरभि महोदय कहाँ हैं, उन्होंने कहा कि मैम तो नहीं है, मैम बस आ रही है, मैम तो नहीं है, मैम बस आ रही है। और शायद वो वीडियो कॉल में थी जी। तो मेरे कहने पर कि कहाँ गई है, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ कहा कि आ रही है, बस आ ही रही है। ऐसे कहने पर जब थोड़ी देर के बाद उनका भाई जो कि सौरभ महोदय है वो आए, बस पूछताछ किए कि कहाँ तक कार्रवाई हुई, मतलब क्या प्रोसेस चल रहा है ये सब। फिर वो भी चले गए वहाँ से। फिर मेरा जब बच्चा हुआ तो मुझे ना ही बच्चे को दिखाया गया, ना ही मुझे मदर टच के लिए दिया गया, सीधा बच्चे को लेके चले गए वो लोग। ना ही मुझे बताया गया कि क्या हुआ है आपको। मेरे पूछने पे उन्होंने मुझे बताया कि नहीं आपका बेबी बॉय हुआ है। उसके बाद मुझे वैसे ही छोड़ के वो लोग चले गए और मुझे दिखाया भी नहीं गया बच्चे को। मुझे पूछा कि आपको कैसे लग रहा है। मेरे को इतना रक्त स्त्राव हो रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा था, मुझे कमजोरी लग रहा था, चक्कर आ रहा था। और जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे चक्कर आ रहा है तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो होता है, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी में ये सब आम बातें होती है। ऐसा बोल के मुझे जो प्राइवेट रूम था वहाँ पर छोड़ के चले गए थे। फिर जब मुझे होश आया तो मैं सिर्फ रामकृष्ण में थी। रामकृष्ण में 3-4 दिन के लिए ICU में थी। मेरा यूट्रस रिमूव हो चुका था उस टाइम पे। उस हालत में मुझे छोड़ के गई। और ये सब CMHO का रिपोर्ट वगैरह आ रहा है, उसमें वो साइन भी की थी। जब वो उपस्थित नहीं थी तो वो साइन कैसे की, ये सबसे बड़ा सवाल होता है वहाँ पे जी। अपनी अनुपस्थित मैं तो चाहती हूँ कि दोनों का लाइसेंस रद्द हो जाए, ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। क्योंकि उनका हॉस्पिटल ऐसा है कि एक एम्बुलेंस ही नहीं था उनके हॉस्पिटल में। इतनी लापरवाही जो मेरे साथ हुई है, मैं नहीं चाहती फ्यूचर में किसी और के साथ हो। मैं तो अपना कुछ भी नहीं बचा सकती। आप लोग के लिए एक न्यूज़ है, उनके लिए केस है, पर मेरा तो ये ज़िंदगी है ना, मेरा तो सारा ज़िंदगी ख़राब हो गया। अब उसको कौन सुधार के देगा, कोई दे नहीं सकता। तो कम से कम न्याय चाह रही हूँ, मुझे ये तो दिला दीजिए आप लोग। इसके भरोसे ही मैं यहाँ पे आई हूँ। आपका नाम? लेखा हेतु।